नेपाल में भारी बारिश के कारण प्रदेश की नदियों के जलस्तर में हो रही है वृद्धि। पश्चिम चंपारण जिले में हाई अलर्ट घोषित। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 16,000 के पार। एम्स पटना में कल से शुरू होगा कोविड-19 के लिए देश में बने वैक्सीन का मानव परीक्षण। और मोतिहारी जिले में इज्जत परियोजना के माध्यम से महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित कर स्वच्छता का दिया जा रहा है संदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। नेपाल में भारी बारिश होने के कारण पश्चिम चंपारण जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गंडक बराज से लगभग 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी डिस्चार्ज किया गया है, जिससे नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी ने पूरी सतर्कता के साथ तटबंधों का लगातार निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे अमवा खास तटबंध पर पानी का दबाव बन रहा था, जिसे उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकारियों ने मरम्मत करा दी है। पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने तटबंधों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सभी तटबंध सुरक्षित हैं और उन्हें कटाव से रोकने के उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोगों ने पूरे जिला को हाई अलर्ट किया हुआ है। सभी सीओ बीडीओज, आपदा प्रबंधन से जुड़े जितने पदाधिकारी हैं, जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं, एनडीआरएफ की पूरी टीम है, सभी लोग बिल्कुल सचेत हैं। पुलिस की भी पूरी टीम है, वो भी पूरी सचेत है। और हर जगह तटबंधों पे देखा जा रहा है कहीं रेन कट तो नहीं है या रैट होल्स, इस तरह की चीज़ें सबको रिपेयर कर लिया गया है। और लगातार टीम जो है हर जगह घूम रही है। और जो लो लाइंग एरियाज में लोग हैं या तटबंधों के अंदर लोग हैं, उनको जो है इवैक्यूएट भी पहले से ही करा लेते हैं। पश्चिमी चंपारण में गंडक, मसान एवं सिकरहना नदियों का जलस्तर अभी सामान्य है। कुछ स्थानों पर बोल्डर पिच एवं जियो बैग डालकर तटबंधों को सुरक्षित किया गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाली आबादी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने को कहा है। गंडक नदी डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर ऊपर है। इधर पूर्वी चंपारण जिले में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से जिले से होकर गुजरने वाली सभी नदियां उफान पर है। जिला प्रशासन ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए किसी भी आपदा से निपटने के लिए सारी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। लाल बकैया और गंडक नदी के जलस्तर में आज भी वृद्धि जारी है। उधर दरभंगा में भी कमला बलान, बागमती और अधवारा समूह की नदियों में जलस्तर बढ़ने लगा है, लेकिन फिलहाल सभी नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। जिलाधिकारी त्यागराजन ने बताया कि संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए नदी किनारे स्थित बसावटों में लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि आपदा मोचन बल को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। जैसे 12 तारीख को बताया गया है 100-150 मिलीमीटर से ऊपर रिवर बेसिन में बारिश होगी और लगातार 9 तारीख से रात से रिवर बेसिन में बारिश होगी। नेपाल में भी काफ़ी बारिश हो रही है, इसलिए हम लोगों ने सबको सतर्क रखा है। आपके माध्यम से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि लोग सतर्क रहें और अगर ज़रूरत पड़ने पर बाहर जाएं, घर से बाहर जाएं। खगड़िया में नदियों के जल स्तर में वृद्धि जारी है। हालांकि जिले से होकर बहने वाली बूढ़ी गंडक नदी का जल स्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है। सहरसा में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। जिला प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर निकालने के लिए नाव की व्यवस्था की है। पूर्वी तटबंध सुरक्षित है। कमला बलान नदी मधुबनी जिले में झंझारपुर और जयनगर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कोसी नदी का जलस्तर बलतारा और किशनगंज के तैयबपुर में लाल निशान से ऊपर है। तैयबपुर में महानंदा भी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। उधर गंगा नदी का जलस्तर भी अब बढ़ने लगा है। हालांकि बिहार में अपने पूरे प्रवाह क्षेत्र में नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। हालांकि पटना में गंगा नदी अब चेतावनी बिंदु पर पहुंचने वाली है।
प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज 1266 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,305 हो गई है। राज्य में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 10,991 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ट्वीट में बताया गया है कि वर्तमान में स्वस्थ होने की दर 73.08% है। आगे बढ़ते हैं। पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कल से कोविड-19 के लिए देश में बने वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया जाएगा। पटना एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट सीएम सिंह ने बताया कि इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वैक्सीन का ट्रायल सोमवार से यानी 13 जुलाई से शुरू करने जा रहा है। इसकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट मीडिया के द्वारा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा लोगों को दी जा रही है। जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वो दिए गए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके सोमवार को आ सकते हैं। आने के बाद उनका ब्लड की जांच होगी, यूरिन की जांच होगी और फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। जो लोग स्वस्थ होंगे 18 से 55 साल के बीच के, उन लोगों को इस ट्रायल में शामिल किया जाएगा और उनको वैक्सीन की डोज दी जाएगी। अब एम्स पटना में केवल कोरोना मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को पटना एम्स से जोड़कर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए जिलावार अस्पतालों को चिन्हित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पटना के पीएमसीएच में पटना, सारण, सिवान और गोपालगंज जिले के और एनएमसीएच में भोजपुर, बक्सर, वैशाली, रोहतास और कैमूर जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज होगा, जबकि भागलपुर मेडिकल कॉलेज में भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई और लखीसराय जिले के तथा एसकेएमसीएच में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिले के मरीजों का इलाज होगा। अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज में गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज होगा। सरकार के आदेश के अनुसार पावापुरी मेडिकल कॉलेज में नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिले के तथा बेतिया मेडिकल कॉलेज में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले के और मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। इन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 50% बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। पटना जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते फैलाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने न्यू गार्डिनर और राजवंशी नगर अस्पताल में भी कोरोना जांच की व्यवस्था शुरू की है। सिविल सर्जन डॉक्टर राजकिशोर चौधरी ने बताया कि इसके अलावा पटना के राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल, सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिले के सभी अनुमंडलों में भी जांच की व्यवस्था उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल जाकर चिकित्सक से जांच कराएं। एक तो कांटेक्ट का ट्रेसिंग हो रहा है और कांटेक्ट ट्रेसिंग में जो है सो जो पेशेंट कोई पॉजिटिव आते हैं तो उनका जो क्लोज कांटेक्ट होता है उसका ट्रेसिंग उसको बुला करके या उसके घर पे जा करके होता है। दूसरा जो है वो है सिम्टोमेटिक जो जांच होती है तो किसी भी हॉस्पिटल में आप दिखाएं, वहाँ के डॉक्टर अगर ये कहते हैं कि हाँ आप दवाई खाइए और दवाई खाने के बाद जो है फिर आइए, अगर सिम्टम्स रहता है उसके बावजूद भी, तो ऐसी स्थिति में सिम्टोमेटिक जांच होता है। अभी फ़िलहाल जो है सो पटना शहर के राजवंशी नगर, एनजीआर और राजेंद्र नगर अस्पताल, नेत्र अस्पताल जो है, ये 3 जगह पे जो है सो ये व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस, एम्स, ये जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं उसमें हैं। साथ साथ सभी जिले के सभी सब डिवीज़न में भी इसकी व्यवस्था की गई है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अब जन औषधि केंद्रों से सस्ती दर पर सैनिटरी पैड मिलेंगे। इस तरह के प्रयास की शुरुआत मोतिहारी से हुई है। वहां परियोजना इज्जत के माध्यम से न सिर्फ महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है बल्कि उनके बीच सैनिटरी पैड का वितरण भी किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। कहावत है कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आज के युग में कोरोना के संदर्भ में ये बात और अधिक प्रासंगिक है। महिलाओं के मुश्किल दिनों के दौरान साफ सफाई में बरती गई लापरवाही न सिर्फ उनके अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी मुश्किल में डाल सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इज्जत नाम से एक परियोजना शुरू की गई है।
जीविका दीदियों की मुख्य भूमिका वाली इस परियोजना के तहत महिलाओं के बीच न सिर्फ सैनिटरी पैड के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें सस्ती दर पर सैनिटरी पैड मुहैया भी कराए जा रहे हैं ताकि वे अपने मुश्किल दिनों को आसानी से गुजार सकें। पूर्वी चंपारण के विभिन्न क्षेत्रों में जीविका दीदियां जन औषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को सैनिटरी पैड का वितरण कर रही हैं। जीविका दीदी वीणा कुमारी कहती हैं कि प्रारंभिक हिचक के बाद अब महिलाएं न सिर्फ सैनिटरी पैड के इस्तेमाल में आगे आ रही हैं, बल्कि वे दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर रही हैं। प्रधानमंत्री योजना की तरफ से सैनिटरी पैड हम लोग को मिला है और गांव में दीदी लोग को बतानी है कि हाँ इसको यूज कीजिए और इससे गंदगी दूर हो और क्या स्वस्थ और सुरक्षित आप लोग रहिएगा, इन्फेक्शन नहीं लगेगी। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड में तरंग जीविका महिला संकुल द्वारा शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैनिटरी पैड के उपयोग और संवर्धन के विषय में विचारों का आदान प्रदान हुआ और महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड का वितरण भी किया गया। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने इसके महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि जीविका दीदियों द्वारा इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। जीवन है या जीवन जहाँ से शुरू होता है उसका भी एक प्रतीक जो है वो महिला है और इस प्रतीक जो है महिला इसके स्वच्छता के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कि जो ऐसी चीज है कि हर महीने में लंसन स्टेज से जब तक जो आपकी साइकिल स्टार्ट नहीं होती तब तक जो है काफी सिग्निफिकेंट पीरियड महिला को इसको झेलना पड़ता है और इसमें ये जो पैड की टेक्नोलॉजी है या जो कप्स की टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आया है जो महिलाओं को इस विषय पर फ्री करते हैं। इज्जत परियोजना के तहत भविष्य में जीविका समूहों द्वारा पोषक क्षेत्रों में महिलाओं को सस्ती दर पर सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे अपनाकर जीविका दीदियों ने एक और उपलब्धि हासिल की है। पूर्वी चंपारण से आलोक कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आगे बढ़ते हैं। सहरसा जिले के कहरा प्रखंड के अमरपुर महादलित टोला में 3 लाख रुपए की लागत से 6 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वैसे महादलित परिवार जिनके पास शौचालय बनाने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए इस शौचालय का निर्माण किया गया है। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने शौचालय के उद्घाटन कार्यक्रम में बताया कि सभी शौचालयों की चाबी स्थानीय महिलाओं को सौंपी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल 200 शौचालय बनाने का लक्ष्य है, जिसे आगे 1000 तक बढ़ाया जाना है। 200 शौचालय हम लोग पूरे जिला में बना रहे हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत और प्रयास तो ये भी है कि हर गांव जो महादलित टोला है जिला में तो करीब 1000 है, सभी टोला में एक सामुदायिक शौचालय हो जहाँ पे लोग व्यक्तिगत शौचालय से अच्छा नहीं वहाँ पे सामुदायिक शौचालय बनाने का है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनिशियल फेज जो गरीब कल्याण अभियान का है उसमें 200 पहले बनाए अक्टूबर तक, उसके बाद धीरे धीरे करके और हर टोला में जहाँ पे इंडिविजुअल शौचालय नहीं है वहाँ पे सामुदायिक शौचालय बनाया जाए। सामुदायिक शौचालय बनने पर खुशी जाहिर करते हुए महादलित टोले की एक महिला ने बताया कि अब उन्हें घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पटना के बिहटा स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 9वीं वाहिनी के जवान अपने कर्तव्यों के पालन के साथ साथ वृक्षारोपण कर समाज को पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संदेश दे रहे हैं। इसी क्रम में जवानों ने बिहटा के एनडीआरएफ कैंपस के साथ साथ सुपौल स्थित रीजनल रिस्पांस सेंटर और पटना के दीदारगंज में बल के तैनाती स्थल पर फलदार, छायादार और अन्य प्रकार के पौधे लगाए। कमांडेंट विजय सिन्हा ने बताया कि आज विकास की अंधी दौड़ में लोग जाने अनजाने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। धरती और पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्ष एक महत्वपूर्ण घटक है। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। नेपाल में भारी बारिश के कारण प्रदेश की नदियों में के जलस्तर में हो रही है वृद्धि। पश्चिम चंपारण जिले में हाई अलर्ट घोषित। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 16,000 के पार।
एम्स पटना में कल से शुरू होगा कोविड-19 के लिए देश में बने वैक्सीन का मानव परीक्षण। और मोतिहारी जिले में इज्जत परियोजना के माध्यम से महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित कर स्वच्छता का दिया जा रहा है संदेश।